नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य हुआ जब एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरी जगह प्रयोग किया जाए उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अर्थात एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान अपने दूसरी जगह किसी काम आता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार का होता है: सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। सकारात्मक अधिगम क्या होता है? जब एक समय सीखा हुआ ज्ञान दूसरे ज्ञान के सीखने में वह सहायक सिद्ध होता है तो उसे सकारात्मक अधिगम कहते हैं। अर्थात साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल आसानी से चलाना सीखेगा तो ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है। संस्कृत व्याकरण सीखा हुआ व्यक्ति हिंदी व्याकरण आराम से सीख लेगा तो ये एक सकारात्मक अधिगम हुआ। दूसरी हम बात करते हैं नकारात्मक अधिगम के बारे में। जब एक जगह सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह बाधक सिद्ध हो उसे नकारात्मक अधिगम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी हिंदी में पढ़े। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला व्यक्ति है और उसे हिंदी में पढ़ने के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी को लॉन टेनिस खेलने के लिए कहे तो ये भी नकारात्मक अधिगम का उदाहरण है। टाइपराइटर पर टाइपिंग करने वाले लैपटॉप पर टाइपिंग करने को कहे तो उससे करना मुश्किल है, तो ये नकारात्मक अधिगम के उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं शून्य अधिगम। शून्य अधिगम से तात्पर्य हुआ एक जगह से सीखा हुआ ज्ञान दूसरी जगह न तो सहायक सिद्ध होता है और न ही बाधक सिद्ध होता है, तो यह शून्य अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। इसका मतलब एक बॉलर जब बैटिंग करे तो बॉलर का बैटिंग से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हो गया शून्य अधिगम। अब अधिगम स्थानांतरण के कुछ अन्य प्रकार भी है तो उसके बारे में बात करते हैं। वह है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबवत और क्षैतिज। अब बात करते हैं एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण के बारे में। एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण क्या है? जब किसी व्यक्ति का एक हाथ कट जाने पर वह सारे कार्य दूसरे हाथ से करने लगता है तो उसे एक पक्षीय अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अर्थात व्यक्ति के 2 हाथ होते हैं, उसमें से एक हाथ कट गया तो वो अपने सारे काम एक हाथ से ही करता है। एक हाथ से कटने पर दूसरे हाथ से किए जाने वाले कार्य एक पक्षीय अधिगम कहलाते हैं। दूसरा है द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। जब शरीर का दायां अंग कुछ सीखता है तो कुछ न कुछ काम बायां अंग भी सीखता है। जैसे कि अपन हाथ से लिखना सीखते हैं, दाएं हाथ से लिखने वाला व्यक्ति वह कुछ न कुछ बाएं हाथ से जरूर लिखेगा, तो ये हो गया द्विपक्षीय अधिगम स्थानांतरण। अब तीसरा है लंबवत अधिगम स्थानांतरण। लंबवत अधिगम स्थानांतरण क्या है? एक ही विषय के प्रकरण को दूसरे प्रकरण से संबंधित कर अध्ययन करवाना लंबवत अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। चौथा है क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। और क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण है जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय के साथ संबंधित करके दिया जाए तो उसे क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ने वाले के साथ भूगोल को भी जोड़ दिया जाए तो ये एक क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण माना जाएगा। अब बात करते हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की। तो अधिगम स्थानांतरण का पहला सिद्धांत है समान तत्व का सिद्धांत। समान तत्व का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। किस सिद्धांत का कौन देने वाला है उसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो समान तत्व का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। समान तत्व का सिद्धांत क्या है? यदि सीखी जा चुकी या सीखी जाने वाली सामग्री में समान तत्व कार्य कर रहे हो तो उसे समान अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। दूसरा है सामान्यकरण का सिद्धांत। सामान्यकरण का सिद्धांत दिया था C.H. जुड ने। सामान्य अधिगम का सिद्धांत क्या है? कोई भी कार्य अथवा अनुभव चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, यदि बार बार किया जाता है तो वह सामान्य हो जाता है। कोई भी कार्य किसी क्षेत्र में यदि बार बार किया जाता है तो वह सामान्य हो जाता है। इसे सामान्यकरण का सिद्धांत कहते हैं। ये दिया था C.H. जुड ने।
यदि वैसी ही परिस्थिति दोबारा बनती है तो वह कार्य स्वतः ही हो जाता है। उसके बाद तीसरा अपना औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण सिद्धांत। औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण सिद्धांत दिया था गेट्स ने, और इसमें कहा था कि बुद्धि एक स्वतंत्र मानसिक शक्ति है। बुद्धि स्वतंत्र मानसिक शक्ति है जो अधिगम स्थानांतरण से पहले प्रशिक्षित की जानी चाहिए। अधिगम स्थानांतरण से पहले प्रशिक्षित की जानी चाहिए। ये औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत जो गेट्स ने दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं औपचारिक मानसिक अनुशासन शक्ति सिद्धांत। ये फैकल्टी ने दिया था। इसके अनुसार मस्तिष्क में एक स्वतंत्र मानसिक शक्ति कार्य करती है जिसे मानसिक अनुशासन भी कहा जाता है। वह मानसिक शक्ति सभी मानसिक कार्यों में सहायता करती है। व्यक्ति का संबंध जन्मजात किसी योग्यता से नहीं होता है, वह मानसिक शक्तियों को जोड़कर योग्यताएं हासिल करता है। न्यूटन एक वैज्ञानिक था, वह चाहता तो कवि भी बन सकता था, वो उसकी मानसिक योग्यता है। उसके बाद द्वितत्व का सिद्धांत, और द्वितत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। इसके दो कारक कार्य करते हैं, एक सामान्य कारक होता है और दूसरा विशिष्ट कारक होता है। सामान्य कारक से तात्पर्य है कि यह सभी व्यक्तियों में समान होता है, और विशिष्ट कारक से तात्पर्य है यह व्यक्तियों में उनकी योग्यता के आधार पर होता है। विशिष्ट कारक से तात्पर्य हुआ जैसे कोई व्यक्ति राजनीति में इंटरेस्ट लेता है तो वो स्वाभाविक है वो नेता बनेगा। कोई व्यक्ति कविताएं लिखने में पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है तो स्वाभाविक है वो कवि बनेगा, तो वो उसका एक विशिष्ट कारक हुआ। स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य कारकों का बड़ी सरलता से स्थानांतरण किया जा सकता है। सामान्य कारक बड़ी सरलता से कोई भी व्यक्ति आसानी से ग्रहण कर लेता है, परंतु विशिष्ट कारकों का स्थानांतरण करना आसान कार्य नहीं है। वो विशिष्ट कार्य मानसिक योग्यता पर निर्भर करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जगत आदर्शों का सिद्धांत, और ये दिया था W.C. वागले ने। इन्होंने अपने आदर्श सिद्धांत में कहा कि अधिगम स्थानांतरण आदर्शों के रूप में होना चाहिए। इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम कि एक खिलाड़ी खेल के मैदान में प्रयोग किए जाने वाले सभी नियमों को यदि आदर्शों के रूप में अनुपालन करता है तो वह सामान्य जीवन में भी वैसे ही आदर्श स्थापित कर लेगा। ये हुआ जगत आदर्शों का सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था W.C. वागले ने। उसके बाद हम बात करते हैं संकाय का सिद्धांत। इसके अनुसार व्यक्ति में सोचने, जानने या तर्क करने के अलग अलग संकाय होते हैं, इसलिए इसे संकाय का सिद्धांत कहा गया है। धन्यवाद मित्रों।